तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था अपने एल्केन्स के एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट को और मेनली हम लोगों ने बात की थी अपने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में। तो आज हम लोग यहाँ पे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अपने हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स के बारे में और एट लास्ट में हम लोग कवर करेंगे अपने यूजेज ऑफ पैराफिन्स को और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे चैप्टर 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम लोग यहाँ पे काफ़ी डिटेल में देखेंगे। हम लोग यहाँ पे स्पेशली देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर आया क्यों, आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, और मेनली जो हमारे सिलेबस में दे रखा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स, तो उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर आज तक आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का नाम भी नहीं सुना है या फिर इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आज आप लोग को बस ये वीडियो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखनी है। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा अपने SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। अब देखो, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप लोग को नोट्स में नहीं मिलने वाली, तो आप लोग अगर लिखना है तो खुद से नोट डाउन करो या फिर जैसे भी समझना हो। मैं इसको नोट्स में नहीं प्रोवाइड करने वाला यार, इतना तो आप लोग करो यार। आप लोग तो बिल्कुल मतलब लिखना पढ़ना चाहते ही नहीं हो, बस नोट्स मिल जाए, तो खुद से भी थोड़ा बहुत तो लिखा करो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम लोगों ने अभी तक जो है KLMN इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो काफ़ी देखा हुआ है, ठीक है। और बेसिकली हम लोगों ने अपने बेसिक्स वाले पार्ट में इसके बारे में बात भी की थी। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा और होता है, जो कि होता है हमारे यहाँ पे SPDF। अब देखो, SPDF बेसिकली होते क्या है, जैसे ये जो KLMN है ये हमारी क्या होती है, हमारी शेल्स होती हैं, हम लोगों ने देखा था। तो ये जो SPDF है ना, ये इसी सेल्स के क्या होते हैं, सब सेल्स होते हैं, ठीक है। देखो, अभी ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जानना है इसके बारे में, हमें उतना ही जानना है जितना हमारे हाइब्रिडाइजेशन में यूज होने वाला है। तो सिंपली आप लोग समझ गए कि एक हमारा SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जो हमारे SPDF होते हैं तो इनके अंदर हम लोग जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो जैसे हमारा KLMN में हम लोगों ने देखा था कि K के अंदर 2 होते हैं और L के अंदर कितना होता है, 8 होता है, और M के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स और N के अंदर 32, 2 8 18 32 याद होगा आप लोग को। तो उसी तरीके से SPDF में क्या होता है, देखो S के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं यहाँ पे 2, ठीक है। और अगर P की बात करें तो इसके अंदर हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 6, और D की बात करें तो हमारे मैक्सिमम इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देखो, मैक्सिमम की बात हो रही है, मिनिमम यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम यहाँ पे 6, मैक्सिमम यहाँ पे 10, और F के अंदर यहाँ पे मैक्सिमम जो है 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जैसे मान लो अगर हमारा कोई भी एटम है, जैसे कार्बन है, अगर मान लो कार्बन है, क्योंकि हमें तो मेनली कार्बन के बारे में बात करनी है, तो कार्बन का अगर हम लोग KLMN से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो हमारा क्या होता है, 2 6 है ना, बहुत ही सिंपल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सॉरी यहाँ पे 2 4 होता है यार, ठीक है 2 4, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो है अपने SPDF की बात करें तो इसका थोड़ा सा देखो अलग सिस्टम होता है। इसके लिए यहाँ पे हमारा एक रूल होता है अबाउस प्रिंसिपल। देखो, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही हैं तो ज़्यादा परेशान मत हो। देखो, ये हमारे सिलेबस का काम नहीं है, इसको हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं ताकि हम लोग को जो है हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ जाए कि आखिर हाइब्रिडाइजेशन आया कहाँ से। तो यहाँ पे देखो, अब बॉस प्रिंसिपल ने क्या किया कि हमारे जो है जो भी हमारे SOP है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे कुछ इस सीरीज में अरेंज कर दिया, ठीक है। जैसे हमारा 1s हो गया, 2s 2p हो गया, 3s 3p 3d और 4s 4p 4d 4f, इस तरीके से अरेंज कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने जो है एक एरो का ऐसे साइन किया, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एरो बनाया। अब यहाँ पे अबाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि इसको आप लोग जो है एक सीरीज में अरेंज कीजिए। किस तरीके से, एरो देखो, एरो जिधर से जा रहा है, यानी एरो देखो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे एरो किधर जा रहा है, 1s की तरफ, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1s। अब देखो, चूंकि S के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 1s2 कर दिया। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो दूसरा हम लोग कैसे करेंगे, अब देखो दूसरी बार एरो किधर से जा रहा है, 2 से, 2s से, तो हम लोगों ने क्या किया, 2s लिखा, और S के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, तो 2s2 लिख दिया। अब उसके बाद देखो, उसके बाद हमें क्या करना है, देखो एरो इधर से जा रहा है उधर आना है, यानी कि 2s पे जाने के बाद हमें क्या करना है, दोबारा से 2p पे आना है। देखो एरो यहाँ से तो जा रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे 2p, और p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 6, तो हम लोगों ने क्या किया 2p6 लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखो कैसे आना है, 2p से हमें आना है 3s पे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग 3s पे गए, और 3s से फिर कहाँ जाना है, 3p पे, क्योंकि जब देखो एरो इधर से जा रहे हैं तो 3p पे गए तो 3p लिख दिया। और उसके बाद फिर 3p से 4s, तो 4s, और उसके बाद 4s से कहाँ जाना है, 3d, तो 3d, और 3d से देखो कहाँ, 4p, तो 4p, और उसके बाद 5s, और इसी तरीके से देखो जैसा भी हमारा कंपाउंड है उस हिसाब से हम लोग जो है नेमिंग कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो हमारा अबाउ है ना,
ये हमारे किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान रखना। ये हमारा बस एक अबाव प्रिंसिपल है, बेसिकली हमारा एक जर्मन वर्ड है, यहाँ पे किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो देखो इस तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें अपने कार्बन की, क्योंकि मेनली हमें तो बात करनी है अपने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, तो अगर हम लोग कार्बन की नेमिंग जो है अपने एसपीडीएफ से करना चाहें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसे होगा? देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो इस वाले रूल को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 1s। अब 1s के अंदर कितने? s के अंदर मैक्सिमम 2। तो कार्बन का देखो, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6। यानी हमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने हैं। तो देखो 2 तो हमारे 1s के पास चले गए, तो बचे कितने? अब बचे इसके पास 4, तो दूसरा हमारा 2s2 आ जाएगा। तो देखो 2 यहाँ पे s के पास और 2 यहाँ पे s के पास, तो हमारे 4 हो गए। अब बचा कितना? अब बचा हमारा यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो गए, अब बचा हमारा 2। अब 2 किस में जाएगा? अब 2 जाएगा इस 2p में। अब देखो 2p के अंदर मैक्सिमम, यहाँ पे p के अंदर मैक्सिमम कितने? 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे कार्बन के पास तो 2 ही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा हम लोग जो है इसके अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2। देखो समझ रहे हो ना, बहुत ईजी है, सिंपल। क्या देखो इस वाले रूल को फॉलो करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करना है। एस के अंदर 2 गए और एस के अंदर 2 गए, इन दोनों के अंदर 2 चले गए, तो 4 हो गया। और हमारा कितना बचा? 2। तो 2 हमारा इस 2p के अंदर चला गया। अब देखो कार्बन का तो चलो हमारा ये हो गया। अब अगर हम लोग बात करें अपने हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में भी हमें बात करनी है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ से करें तो कितना होगा? देखो इसके अंदर तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल सा हो जाएगा 1s, और s के अंदर भी कितना? 1। देखो s के अंदर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, तो हमारा 1s1 ये हो जाएगा हमारे हाइड्रोजन का, और 1s2 2s2 2p2 ये हो जाएगा हमारे जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे और आ जाता है हमारा, कि जो हमारा s ऑर्बिटल होता है, देखो यहाँ पे जो हमारा एसपीडीएफ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखो मैक्सिमम एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस तरह की स्पिन से जो है कह सकते हो कि डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, देखो एक मतलब 2 मतलब हो गया 2। जैसे अगर एक बना रहे हैं तो एक का मतलब 1, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? पेयर में बनाते हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब हो गया हमारा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक सिंगल सा बॉक्स बना देते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं? अपने जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ पे इस तरीके से फुलफिल कर देते हैं। तो एस के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो हम लोगों ने 2 बना दिया। अब अगर हम लोग पी की बात करें, तो पी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 6। तो 6 के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 बॉक्स बना देंगे, और यहाँ पे जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से फुलफिल कर देंगे। और डी के अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? देखो डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे बॉक्स कितने बनेंगे? 5। और एफ के अंदर यहाँ पे मैक्सिमम 14, तो इसके यहाँ पे बॉक्स कितने बनेंगे? 7। तो 7 के अंदर इस देखो यहाँ पे अगर मान लो बाय चांस अभी भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो बिल्कुल परेशान मत हो। देखो ये सारी चीज़ें बस हम लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं। मेनली हम लोग को क्या समझना है? मेनली हम लोग को ये समझना है कि जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होता है? 1s2 2s2 2p2, इतना समझ गए ना। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1s1, बस सिंपल। अब देखो अगर हम लोग जो है अपने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से दिखाना चाहें, इस वाले बॉक्स की तरीके से, तो यहाँ पे देखो क्या है, जो हमारा एस ऑर्बिटल है, तो इसको हम लोग जैसे अगर हम लोग अपने कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका कितना है? देखो 1s2, यहाँ पे 2 एस ऑर्बिटल है, तो सबसे पहले 1s2 के लिए हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों को भर दिया। और उसके बाद 2s2 के लिए भी एक बॉक्स बनाया, और 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसके अंदर, तो दोनों को भर दिया। अब बचा हमारा 2p2। अब देखो p के लिए हमारे यहाँ पे 3 बॉक्स होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा यहाँ पे कार्बन, ठीक है। और कार्बन का हमारा कितना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 और 2p2। देखो अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ देखा, हम लोग को एट लास्ट में यही चीज़ समझनी है, क्योंकि यही अभी हमें हमारे मेनली काम आने वाली है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अब अगर हम लोग इसको जो है इस बॉक्स में दिखाना चाहें, ठीक है, तो ये हमारा देखो ये एस का बॉक्स हो गया, और ये भी हमारा एस का ऑर्बिटल हो गया। देखो इसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। बॉक्स अभी आप लोग थोड़ा समझने के लिए बोल दे रहे हैं। और ये हो गया हमारे यहाँ पे पी। तो एस के अंदर देखो कितना हो गया, ये इस तरीके से हमारे दोनों भर गए, और एस के अंदर यहाँ पे दोनों। अब देखो पी के अंदर मैक्सिमम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं। अगर एक जनरल वे की बात करें, मान लो अगर पी हमारा किसी एटम के लिए फुलफिल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्बन के अंदर तो पी में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग भरेंगे कैसे? यानी यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हम लोग कैसे भरेंगे?
तो आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आएगा कि इसको हम लोग इस तरीके से सिंपली भर देंगे, है ना। यहाँ पे दो है तो दोनों को एक ही बॉक्स में भर दो, लेकिन ये यहाँ पे जो है हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आ जाती है हमारी एक थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। अब देखो ये सारी चीज़ें हमारे 11th में दे रखी हैं, बट अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो कुछ नहीं, सिंपली समझो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी क्या कहती है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, ये हमारा कोशिश करता है कि जब तक पॉसिबल हो ये यहाँ पे अनपेयर्ड रहे। अनपेयर्ड यानी देखो ये क्या है, ये देखो दो इलेक्ट्रॉन है ना, और ये हमारा पेयर में है, तो ये देखो जब तक ये पॉसिबल हो तब तक कोशिश करता है कि ये पेयर में ना रहे, ये हमारा सिंगल सिंगल में रहे। तो यानी कि अगर हम लोग बात करें इसमें, तो जो हमारा 2p2 है, तो जब हम लोग जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर भर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर फिल कर रहे हैं इन ऑर्बिटल्स के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले इस तरीके से भरना चालू करते हैं, इस तरीके से। अब अगर मान लो हमारा कोई भी कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे 2p के अंदर मान लो हमारे कह लेते हैं कि चलो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे कार्बन के अंदर तो चलो 2p2 है, मान लो कोई कंपाउंड है या फिर कोई एटम है जिसके अंदर 2p4 है, तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे फिल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों को इस तरीके से फिल करेंगे, ठीक है, 3। अब बचा कितना, एक और बचा, तो अब यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे p ऑर्बिटल में एक चीज़ और होती है कि जो पहला वाला p होता है इसको हम लोग बोल देते हैं px, यानी पहला बॉक्स px और दूसरा वाला py, तीसरा वाला pz। देखो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ काम नहीं है अभी, ठीक है। अब इतना आप लोग सिंपली समझ गए होगे। तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये देखो ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से होता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे इतनी चीज़ तो यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा कार्बन है, अगर हम लोग उसके एक नॉर्मल SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो हमारा जो है कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक रूल हमारा और आ जाता है, जो हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, देखो यही हमारी एक रूल और आता है कि जो भी हमारे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे अगर कोई भी कंपाउंड है या फिर कोई भी एटम है, अगर वो बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है। देखो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। हमेशा जो है बॉन्ड हमारा जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में ही बनता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अपने कार्बन की बात करें तो यहाँ पे देखो जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं, वो तो सिर्फ 2 ही हैं। लेकिन आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि कार्बन हमारा कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाता है। आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम लोगों ने बेसिक्स वाले पार्ट में बहुत चिल्ला चिल्ला के डिस्कस किया है कि कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ या फिर किसी के साथ भी। लेकिन बॉन्ड कितने बनाता है, 4। लेकिन अगर इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हमारा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो सिर्फ 2 ही है, तो इस हिसाब से तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनेंगे, लेकिन बॉन्ड तो 4 बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कार्बन है ये क्या होता है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट से चला जाता है अपने एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है, ये जो हमारा s ऑर्बिटल होता है 2s2 वाला, यहाँ से हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल के हमारे इस p वाले में चला जाता है। और अब देखो क्या हो रहा है, अब हमारे जो है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है हमें मिल गए, और अब जो है हमारा जो बॉन्ड फॉर्मिंग का जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्डिंग ऑलवेज अकर्ड इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड सिंस कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स हेंस इट गोज इन एक्साइटेड स्टेट। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे एक्साइटेड स्टेट क्या होती है और क्यों कार्बन यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग जो है अपने जनरली कार्बन और हाइड्रोजन, यानी अगर हम लोग मान लो सिंपली CH4 का एग्जांपल लें, तो अगर हम लोग इसके बॉन्ड फॉर्मेशन को डीपली देखना चाहें तो अब देखो किस तरीके से होता है। जो हमारा कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन का देखो हम लोग जो है अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे बनाएंगे क्योंकि इन्हीं के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो जो हमारा S है 2s2 वाला, तो यहाँ पे देखो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया और P में 3 हो गए। अब जो हमारा हाइड्रोजन है, ध्यान से देखना, जो हमारा हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी, 1s1। अब इसको अगर हम लोग ऑर्बिटल के फॉर्म में बनाएं तो क्या होगा, देखो ये हमारा s ऑर्बिटल और सिंगल अनपेयर, क्योंकि सिंगल ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखो हमारे कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने होते हैं, हाइड्रोजन हमारे होते हैं 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो 4 हमारे हाइड्रोजन के यहाँ पे ऑर्बिटल आ जाएंगे। और बॉन्ड कैसे बनेगा, देखो इस s का इस s के साथ और इस p का इस s के साथ और ऐसे और कुछ इस तरीके से हमारा देखो बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि अगर हम लोग अपने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पे देखो पहला बॉन्ड हमारा क्या होगा, पहला बॉन्ड होगा हमारा s और s के बीच में, है ना। पहला बॉन्ड हमारा s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के बीच में होगा। और बाकी जो 3 बॉन्ड होंगे वो देखो कैसे होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के तीनों ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा कार्बन का तो p वाला ऑर्बिटल आ गया, तो हमारा 3 बॉन्ड बनेगा sp में और 1 बॉन्ड बनेगा हमारा ss में। यानी अगर हम लोग इस हिसाब से देखें तो एक बॉन्ड हमारा जो है यहाँ पे
इन तीनों से थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होगा ही, क्योंकि यहाँ पे तो पी ऑर्बिटल आ गई ना और यहाँ पे तो एस ऑर्बिटल ही है। यानी एक बॉन्ड हमारा कार्बन का थोड़ा सा अलग होगा और तीन बॉन्ड यहाँ पे क्या होंगे, तीन बॉन्ड हमारे कार्बन के एग्जैक्टली सेम होंगे। यही तो होना चाहिए ना इस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट कहाँ आया, हम लोगों ने क्या देखा कि एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह किए गए और ये देखा गया कि जो हमारा मेथेन होता है, अगर हम लोग स्पेशली मेथेन की बात करें, तो जो हमारे कार्बन के चारों बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के साथ, वो चारों के चारों यहाँ पे बिल्कुल सेम होते हैं। यानी कि बट ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर आइडेंटिकल विथ ईच अदर इन एवरी एस्पेक्ट लाइक एनर्जी, एंगल, शेप, साइज। यानी कि ये जो चारों बॉन्ड है ये बिल्कुल सेम होते हैं, यानी इनकी एनर्जी भी सेम होती है, साइज भी सेम होता है, शेप भी सेम होता है, इनका एंगल भी बिल्कुल सेम होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले थ्योरी से देखें तो यार यहाँ पे एस वाला बॉन्ड तो थोड़ा सा तो अलग होना ही चाहिए, यानी कुछ तो अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया कि यहाँ पे तो हमारे चारों बॉन्ड सेम है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तो अब यहाँ पे हमारी एंट्री हुई हमारे हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे क्या बोला गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी कंबाइंस विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, शेप एंड साइज। देखो अब बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होगा ना कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एक बॉन्ड हमारा एसएस के बीच में बना, तीन हमारा एसपी के बीच में बना। ठीक है, तो हमारा एसएस वाला बॉन्ड अलग होना चाहिए, एसपी वाले तीनों सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि चारों के चारों सेम है। तो चारों के चारों सेम है, इस थ्योरी को यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया गया, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी। अब देखो ये जो हमारी एस और पी हैं ये बिल्कुल जस्ट अगल बगल ही होती हैं, तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पे लगभग सेम ही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एस ओ पी है, देखो यहाँ पे क्या होता है, कंबाइंस विथ ईच अदर। यानी ये एस ओ पी क्या करेंगे, अब ये दोनों जो है कंबाइन करेंगे एंड टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे जो कि एग्जैक्टली सेम एनर्जी, शेप एंड साइज। यानी कि अब क्या होगा, ध्यान से देखना, एक एस यहाँ पे देखो पी में कितने हैं, पी में हमारे तीन ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ पे एक एस ने क्या किया, हमारे तीन पी के साथ कंबाइन किया और हमारा क्या बना दिया, sp3। अब देखो यहाँ पे हमारी चार नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, जो भी आप लोगों को सही लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो ये चारों ना बिल्कुल सेम है और इन चारों का नाम क्या है, इन चारों का नाम है sp3। क्यों, क्योंकि एक एस और तीन पी, तीन पी और एक एस यहाँ पे कंबाइन किए हैं, तो हमारा क्या बन गया, sp3। और चारों ऑर्बिटल्स यहाँ पे क्या होंगे, बिल्कुल सेम एनर्जी के होंगे, बिल्कुल सेम साइज के। और अब अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले कॉन्सेप्ट से अपने यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को देखें, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, चारों सेम हो गए। तो अब जो हमारी बॉन्डिंग होगी वो बिल्कुल सेम हो जाएगी। यानी ये sp3 हमारे हाइड्रोजन के एस के साथ कंबाइन करेगा और हमारा बॉन्ड क्या बनेगा, देखो अभी तक ss sp sp बन रहा था, अब क्या बनेगा, s sp3। ठीक है, चारों के चारों बिल्कुल चारों यहाँ पे एकदम सेम होंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट की एंट्री होती है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब देखो कुछ चीज़ें थोड़ा सा हम लोग जो है और डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन हमारे बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि sp हो सकता है, sp2 हो सकता है। अगर मान लो जैसे देखो बिल्कुल सिंपल है, अगर एक एस हमारा एक पी के साथ कंबाइन कर रहा है तो sp, अगर एक एस हमारा दो पी के साथ कंबाइन कर रहा है तो sp2, अगर एक एस हमारा तीन पी के साथ कंबाइन कर रहा है तो sp3, और अगर एक एस हमारा तीन पी और एक डी ऑर्बिटल के साथ भी कंबाइन कर रहा है तो sp3d। बिल्कुल सिंपल है ना। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आप लोग को और समझनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे देखो एक मिनट, यहाँ पे देखो क्या है कि जैसे ये जो हमारा s ऑर्बिटल होता है और जो हमारा p ऑर्बिटल होता है, जैसे sp-df होते हैं ना, तो यहाँ पे इन ऑर्बिटल्स का कुछ शेप भी यहाँ पे होता है। जैसे कि अगर हम लोग अपने s ऑर्बिटल की बात करें तो इसका शेप यहाँ पे स्फेरिकल होता है, और जो हमारा p है इसका शेप यहाँ पे डम्बल होता है। अब देखो d का यहाँ पे डबल डम्बल होता है, बट हमें उतना काम नहीं है, हमें सिर्फ s और p का काम है। तो s का क्या होता है, स्फेरिकल, और p का क्या होता है, डम्बल। इतना समझ गए। लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब s और p यहाँ पे कंबाइन करके हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेती हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप यहाँ पे देखो कैसा हो जाता है। जो हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है चाहे वो कैसे भी हो, उसका शेप यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से होता है। यानी इसमें क्या होता है, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के शेप में हमारे एक होता है हमारा छोटा सा स्मॉल लोब और एक होता है हमारा यहाँ पे बड़ा सा लार्ज लोब। ठीक है, तो ये होता है हमारे यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप। देखो आप लोग यार कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, मुझे पता है थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट लग रहे हैं,
बट मेनली अब हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, मेनली हम लोग को यही समझना था कि हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्यों आया, क्योंकि जो हमारे कार्बन के चारों बॉन्ड है वो यहाँ पे सेम होते हैं, लेकिन अगर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखें या फिर एसपीडीएफ देखें तो उस हिसाब से यहाँ पे मैच नहीं हो रहा था, इसीलिए हमारे हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट की एंट्री होती है। अब देखो एक चीज़ और है, एक छोटी सी चीज़ है, बस छोटी सी, जैसे कि जो हमारा एसपी है, देखो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है हमें। हाइब्रिडाइजेशन हमें ये बताता है कि जो भी हमारा कोई सा भी कंपाउंड है उसका शेप यहाँ पे कैसा है, वो भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन बता देता है। कैसे बता देता है? अगर मान लो आप लोगों ने किसी कंपाउंड का या फिर किसी भी एटम का जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाला और अगर एसपी आ रहा है, तो एसपी का मतलब होता है उसका शेप यहाँ पे होगा लीनियर। लीनियर मतलब कि हमारा जो है 180 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ठीक है। और चूंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से होते हैं, तो इसका शेप थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। अच्छा देखो, इन सब के बारे में हमें नहीं जानना है, हमें बात करनी है अपने sp3 के बारे में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखो हमारा जो CH4 है, हमारा जो मेथेन है, हम लोगों ने इसी को तो देखा इतनी देर से, और इसका हमारा हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, इसका होता है हमारे यहाँ पे sp3, और जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 होता है उसका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। और कल हम लोगों ने क्या देखा था, कल हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा मेथेन होता है उसका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब है कि जो हमारा मेथेन है उसका शेप हमारा जो है कुछ इस तरीके से H और H, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे अपने शेप बनाना चाहें, ठीक है, तो हमारा देखो कुछ इस तरीके से बनता है। एक हमारा ये देखो, एक हमारा ये बड़ा सा लोब, ठीक है, ये अब देखो ये यहाँ पे छोटा सा भी निकाल देते हैं, छोटा सा भी तो होता है, ये ऐसे, और ये वाला कुछ इस तरीके से देखो, और ये वाला जो है हमारा कुछ इस तरीके से। तो देखो ये होता है हमारा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जो कि हमें क्या बता देता है, हमें शेप भी बता देता है। अच्छा देखो एक चीज़ और होती है कि जो छोटा वाला लोब होता है, जैसे कि हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप ऐसा होता है ना, तो ये जो छोटा वाला लोब है जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे डिसअपियर कर देते हैं, यानी कि जनरली हम लोग इसको शो नहीं करते। ज़्यादातर बुक्स में भी आप लोग को ये शो नहीं मिलता है। यानी अगर हम लोग अपने कार्बन यानी कि CH4 का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो सिंपली ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो ये देखो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कार्बन का जो है, हमारे CH4 का जो है शेप बन जाता है। तो आई होप कि अब आप लोग यहाँ पे पक्का हाइब्रिडाइजेशन को समझ गए होंगे कि आखिर इसकी एंट्री क्यों हुई। अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं कि आप लोगों को एग्जाम में किस तरीके से लिख के आना है। तो अगर हम लोग बात करें अपने हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, शेप एंड साइज। हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से देख लिया है, जैसे कि हमारा एक एस अगर 3p के साथ कंबाइन करता है तो हमारा क्या बन जाता है, sp3, ठीक है। और अगर हम लोग अपने हाइब्रिडाइजेशन की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टी की बात करें, तो ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी, यानी सभी की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी, साइज भी सेम, शेप भी सेम और एनर्जी भी सेम। और उसके बाद हम लोग बात करें तो द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनका नंबर यहाँ पे इंटरमिक्सिंग के बराबर ही होता है। देखो यहाँ पे एक एस और 3p कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि टोटल यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल्स हैं, 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी तो कितनी है, देखो 1 2 3 4 ही है ना, यानी कि जो हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी उनका नंबर यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स के बराबर ही होगा, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो द नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज डन ऑन द नेम ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। देखो ये भी हमें पता है, अगर एक एस और 2p कंबाइन कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाता है, sp2, और अगर एक एस और 3p कंबाइन कर रहे हैं तो sp3, 1s 3p और एक d कंबाइन कर रहा है तो sp3d, अगर मान लो यहाँ पे 2d जो है तो sp3d2। तो इस तरीके से हमारे नेम भी जो है हमारे पेरेंट ऑर्बिटल पे ही बनता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, तो इसको भी हम लोग देख चुके हैं। Hybrid orbitals contains one small lobe and one large lobe. Generally, small lobe is not represented. तो ये होता है हमारे यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स के बारे में। देखो क्या है ना कि हम लोगों ने इसको इतना डिटेल में इसलिए डिस्कस किया कि पहली बात, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर ही देखने को मिल जाता है, और दूसरी बात कि थोड़ा सा लॉन्ग में देखने को मिल जाता है। तो हमें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को भी एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये देखो इसके अंदर ज़्यादा मैटर है ही नहीं। इसके अंदर सिंपल यही है कि ऑल द कार्बन्स ऑफ एल्केन्स सोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हमें पता है, जैसे हमारा मेथेन हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझना कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे मान लो देखो मेथेन है, ठीक है, मेथेन, तो मेथेन के अंदर तो चलो सिंपल है कि हमारा कार्बन है, तो हमारा चलो 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, तो ये हमारा sp3 हो गया। अगर मान लो हम लोग एक और एल्केन की बात करें, जैसे एथेन की बात करें, तो एथेन हमारा क्या होता है, एथेन हमारा होता है CH3 और CH3, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो C और H, ठीक है, H और H और C
एच एच और एच। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि ऑल द कार्बन्स ऑफ एल्केन्स सोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ये पर कार्बन पे देखी जाती है, पूरे कंपाउंड पे नहीं देखी जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे अगर हम लोग बात करें एथेन की, तो हम लोग हर एक यानी एथेन के दोनों कार्बन का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ऐसा नहीं करते कि पूरे का निकाल देते हैं, देखो पूरे का यहाँ पे निकलेगा ही नहीं, हम लोग अलग अलग बताएंगे, और अलग अलग निकालोगे तो इसका भी sp3 आएगा और इसका भी यहाँ पे sp3 ही आएगा। और उसके बाद हम लोग बात करें तो in sp3 hybridization 1s orbital combines with 3p orbitals to form 4 equivalent sp3 hybrid orbitals। तो ये चीज़ भी हमें पता है कि एक s हमारा 3p के साथ कंबाइन करता है तभी तो sp3 बनता है। यहाँ पे देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल सोज 25% s ऑर्बिटल कैरेक्टर एंड 75% p ऑर्बिटल कैरेक्टर। देखो यार ये बहुत ही लॉजिकल है कि जैसे एक s है और p कितना है, 3 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको 100% जज करें तो s हमारा कितना है, देखो s हमारा 1 है, p 3 है, तो p हमारा 75% हो जाएगा ना, सिंपल है, और s हमारा कितना 25 हो जाएगा, और दोनों को कंबाइन कर ले तो 100%, सिंपल है। और एग्जाम्पल की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एल्केन्स, तो यही चीज़ तो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी है कि ग्राउंड स्टेट में हमारा देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होता है, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता है, और हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होता है हमारा जो है ये दोनों ये s और ये p कंबाइन करके हमारे sp3 बना लेते हैं, और s तो हमारा होता ही है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो द कार्बन्स ऑफ एल्केन्स सोच टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। यहाँ पे देखो ये चीज़ तो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस करी है। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ हम लोगों ने नहीं देखा था कि जैसे ये हमारा कार्बन है, तो ये देखो ये हो गया हमारा, देखो ये हमारे कार्बन का ही तो स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हम लोग अपने मेथेन को भी अपने हाइड्रोजन को भी दिखाना चाहें तो हाइड्रोजन देखो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है 1s1 है ना, यानी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर s ऑर्बिटल होती है, और s ऑर्बिटल में अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात करी कि s ऑर्बिटल का शेप यहाँ पे कैसा होता है, स्फेरिकल। तो जहाँ पे देखो चार हमारे 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो यानी कि 4 स्फेरिकल हम लोग जो है कुछ इस तरीके से लगा देते हैं, तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे मेथेन का जो है जो भी कह सकते हो शेप वगैरह। और उसके बाद बात करें द एंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल्स इज 109.5 डिग्री। हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखी है कि यहाँ पे जो भी एंगल होता है वो कितना होता है 109.5 डिग्री। और देखो ये हमारा एक 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ये सारी बातें हम लोग जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे अपने एक छोटे से कॉन्सेप्ट को और डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा यूजेज ऑफ पैराफिन्स। अब देखो नॉर्मली तो ये 2 नंबर में ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इसी को जो है हमारे किसी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ कंबाइन करके, या फिर कभी कभी देखा गया कि ये हमारा 5 या 7 नंबर में भी पूछा गया, तो इसको भी डिस्कस करना काफ़ी जरूरी हो जाता है। अब देखो पैराफिन्स क्या है, पैराफिन्स हमारा कुछ नहीं है, पैराफिन्स आर नथिंग बट सिंपली द एल्केन्स, यानी जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वही है, एल्केन्स का ही दूसरा नाम होता है पैराफिन्स। देखो इसका नाम पैराफिन्स क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, पहला होता है पैरम और दूसरा होता है एफिन्स। अब पैरम का मतलब होता है लिटिल और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे एल्केन्स होते हैं तो ये यहाँ पे लिटिल एफिनिटी शो करते हैं टूवर्ड्स द रिएक्शन, यानी कि देखो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात करी कि रिएक्शन जल्दी नहीं देते हैं इनको, अगर रिएक्शन करवानी है इनकी तो हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है इनका नाम यहाँ पे पैराफिन्स भी होता है। दे आर रिलेटिवली इनर्ट टूवर्ड्स द केमिकल रीजन। अब देखो अगर हम लोग अपने यूजेज ऑफ पैराफिन्स की बात करें तो मेनली देखो हमारा ये जो है फ्यूल में ज़्यादा यूज होता है, बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वगैरह में भी यूज होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो पैराफिन्स आर वाइडली यूज्ड एज फ्यूल कंपोनेंट फॉर डीजल एंड ट्रैक्टर इंजन्स, ठीक है, यानी डीजल और ट्रैक्टर में फ्यूल की तरह यूज होता है। और उसके बाद लिक्विड पैराफिन, अच्छा देखो ये जो पैराफिन है ना इसका जो लिक्विड फॉर्म है वो ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि लिक्विड पैराफिन इज अ डिस्टिल्ड एंड रिफाइंड फॉर्म ऑफ कैरोसिन दैट कैन बी बर्न्ड इन लैम्प्स एंड अदर डिवाइसेज। यानी कि जो हमारा लिक्विड पैराफिन होता है वो हमारे कैरोसिन का एक बहुत ही डिस्टिल्ड और रिफाइंड फॉर्म होता है, यानी बहुत प्योर फॉर्म होता है, जो कि हमारे लैम्प्स वगैरह यानी कि जो भी लैम्प्स वगैरह को बर्न होता है उनको यूज करने के लिए, मतलब उनको बर्न करने के लिए, उनको लाइट देने के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद बात करें तो इट इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल फॉर जेट इंजन्स एंड रॉकेट्स, यानी जेट इंजन्स और रॉकेट्स में भी इसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं। देखो हम बता रहे हैं ना मेनली ये फ्यूल की तरह ज़्यादा यूज होता है। लिक्विड पैराफिन इज अ वेरी हाईली रिफाइंड मिनरल ऑयल दैट ऑल्सो कंटेन्स मेडिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉमनली यूज टू ट्रीट ड्राई स्किन एंड कॉन्स्टिपेशन। यानी कि देखो ये हमारा ना एक बहुत ही जो भी लिक्विड पैराफिन है वो बहुत ही हाईली रिफाइंड मिनरल ऑयल होता है, जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टी भी होती है, और इसको हम लोग यहाँ पे ड्राई स्किन और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए भी यूज करते हैं।
बेसिकली यहाँ पे वाटर के फुलफिलमेंट में काम करता है। देखो कॉन्स्टिपेशन में भी क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है स्टूल से, तो यहाँ पे उसके अंदर वाटर की रीसप्लाई करता है। और लिक्विड पैराफिन इज मेनली यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज होता है। और उसके बाद इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग, यानी कुकिंग के लिए हमारा ये भी जो भी हम लोग जैसे रसोई घर में जो भी गैस होती है एलपीजी वगैरह, तो उसमें भी यूज होता है। और इट इज ऑल्सो यूज्ड इन पेनिसिलिन प्रोडक्शन, तो पेनिसिलिन को बनाने के लिए भी यूज करते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज टू मेक क्रीम्स एंड पेट्रोलियम जेली। देखो यहाँ पे जो भी क्रीम्स और पेट्रोलियम जेली स्पेशली होती है उसमें भी यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। जैसे जो वैसलीन होती है, वैसलीन पेट्रोलियम जेली होती है, आप लोगों को पता होगा, उसमें भी इसका यूज होता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स इन मैनी एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है? इंसेक्टिसाइड्स हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को मारने का काम करते हैं, यानी उसको किल करने का काम करते हैं। तो हमारा जो भी एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारे फार्मर्स होते हैं वो खेती करने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, तो उसमें भी हमारा जो है हमें लिक्विड पैराफिन या फिर पैराफिन देखने को मिलता है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। और एल्केन्स का चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं अपने एल्कीन्स के बारे में। थैंक यू सो मच।